सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं के विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं उनको अक्टूबर में कराया जाने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एग्ज़ाम देते टाइम कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, इसलिए हम आप लोगों के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको कभी भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इनको करने से आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पठन का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं जानना, पढ़ना, बोलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हम सबको पता है कि पठन का अर्थ होता है पढ़ना। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पठन की प्रकृति। इसके ऑप्शंस हैं पठन मुद्रा, पठन शैली, आ व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो पठन की प्रकृति होती है वह पठन मुद्रा और पठन शैली ये दोनों ही होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पठन का महत्व है। इसके ऑप्शंस हैं मनोरंजन में सहायक, ज्ञानोपार्जन का साधन, समाचारों को जानने में सहायक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो पठन का महत्व होता है, पठन से आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और समाचारों को भी जान सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखन का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं विचारों को लिपिबद्ध करना, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है मन के भाव को लिपिबद्ध करना, हम लिखकर जो भी हमारे मन में भाव होते हैं उनको प्रकट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखन के उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स, पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग करना, यह बात सही है। शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तार्किक वाक्यों को लिखने में रुचि का विकास होता है, यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 48, 49, 46 या फिर 47। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में वर्णों की बात करें तो हिंदी भाषा में जो उच्चारण के आधार पे वर्ण होते हैं वो तो सिर्फ 45 होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस में कोई भी 45 नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन आ होगा 48। अब वो कैसे होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 25 व्यंजन होती हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, ये सब मिलकर टोटल 48 होते हैं। तो इन सबको मिलाकर ही हमारे 48 वर्ण होते हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर के भेद हैं, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो फ्रेंड्स, जो स्वर होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर,
दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूत स्वर, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्चारण की शुद्धता के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। तो फ्रेंड्स, उच्चारण की शुद्धता के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं वह कुल 3 होते हैं, जिनमें एक तो स्पर्श व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या आ और बा दोनों। तो फ्रेंड्स, परस्पर मेल के आधार पर आ और बा दोनों ही व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, स्त्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो फ्रेंड्स, स्त्रोत के आधार पर तत्सम शब्द भी होते हैं और तद्भव शब्द भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रेंड्स हम तद्भव शब्दों की बात करें तो ये कौन से होते हैं, तो वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है वे तो तद्भव होते हैं, और ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्त्रोत के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ये दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सा सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताएं। तो फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अगर फ्रेंड्स विकारी शब्दों का बात करें तो वो कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सभी के आधार पर उसमें परिवर्तन हो जाए वो तो विकारी शब्द हैं। और जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के अनुसार बदलता ही नहीं है वो वहाँ पे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, आ और बा दोनों। तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि है वो ध्वन्यात्मक भाषा है, ये हमें पता है, और इसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन भी कर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा, ऑप्शन आ और बा दोनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि के मूल तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि के मूल तत्व हैं वह सार्थकता, स्पष्टता और शुद्धता, ये तीनों ही हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा, उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। तो ध्वनि के लिए जो अपेक्षित बातें हैं वो उत्पादन करना, संवहन करना और ग्रहण करना, ये तीनों ही होती है, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निस्सृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत मानव के मुख से निस्सृत जो ध्वनि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के उच्चारण प्रयोगी अवयव हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके द्वारा मनुष्य उच्चारण करता है वो अवयव कौन से हैं। इसके ऑप्शंस हैं तालु, कंठ, दंत या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन दा होगा, उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। मनुष्य उच्चारण करने के लिए तालु का भी प्रयोग करता है, कंठ का भी करता है और दंत का भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान में कुल 36 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया जा सकता है, जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान का जो अध्ययन है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है वो जिह्वा के आधार पर भी किया जा सकता है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के भी आधार पर किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन आ और बा दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में स्वर होते हैं।
तो फ्रेंड्स हम सबको पता है हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके ऑप्शंस हैं शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो फ्रेंड्स जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो फ्रेंड्स व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। श्वास की मात्रा से, यह भी सही है। जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न से, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, यह कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है। छात्रों के चारित्र निर्माण में सहयोग करना, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है? इसके ऑप्शंस हैं चा वर्ग में, पा वर्ग में, का वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो खा वर्ण होता है वह का वर्ग में आता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 25, 26, 27 या फिर 28। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही होगा 26। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स हमने इसका आंसर आपको पहले भी बताया है कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वह टोटल 48 है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, दंत व्यंजन को वर्ण न किस वर्ग में आता है? तो न वर्ण किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, चा वर्ग में, ता वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ना वर्ण है यह ता वर्ग में आता है, त, थ, द, ध, न, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी में विराम चिन्ह हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम या फिर पूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही हिंदी विषय के विराम चिन्ह हैं, इसलिए ऑप्शन दा बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 34 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं विराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आश्चर्य, हर्ष और शोक तथा उत्साह में हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, कोष्ठक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही कोष्ठक चिन्ह हैं, जिसमें जो ऑप्शन आ में है इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, जो ऑप्शन बा में है इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं, और जो ऑप्शन सा में है इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है अ और आ, ई और ई, उ और ऊ, अंग या आह।
तो फ्रेंड्स जो अयोगवा होते हैं, ये अंग और अहा होते हैं, इनको बोला जाता है, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा यह बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता होता है, जो ऑप्शन सा में है वही प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, निदेशक चिन्ह जिसको हम डैश भी कहते हैं वह क्या है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सा में है वही हमारा डैश है, जिसको निदेशक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, अधिक का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं कम, अधिक, न्यून, छोटा या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अधिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा न्यून। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अनाथ का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं नाथ, सनाथ, भोला या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अनाथ, सनाथ, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आशा का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं इच्छा, आशावान, निराशा या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आशा का विलोम होता है निराशा। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, आय का विलोम है। कम आय, व्यय, खर्च या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आय का विलोम होता है व्यय। आय, व्यय, आय माने इनकम, व्यय माने खर्चा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, उपकार का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं परोपकार, भलाई, अपकार या फिर परोपकारी। तो फ्रेंड्स उपकार का विलोम होता है अपकार। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, अपकार। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, उपवन का समानार्थी है। तो उपवन का समानार्थी यानी उसका पर्यायवाची बताना है हमें यहाँ पर। तो इसके लिए ऑप्शंस है मधुबन, वन, वाटिका या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो उपवन का समानार्थी शब्द है वह होगा वाटिका। उपवन यानी बगीचा और वन माने होता है जंगल, इसलिए उपवन का जो समानार्थी शब्द होगा वह वाटिका होगा। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, सम का समान पर्यायवाची है, यानी सम का पर्यायवाची बताना है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं असम, विषम, समान या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सम का समान पर्यायवाची होता है, यानी सम का पर्यायवाची होता है समान। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां। हमें लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली है चिकनी तख्ती का होना बिल्कुल ज़रूरी है, अच्छी लेखनी का होना भी ज़रूरी है और तख्ती पर हंसियां बनाना यह भी बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुनासिक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो अनुनासिक चिन्ह है वह ऑप्शन आ में है, वह बिल्कुल सही है। यही अनुनासिक चिन्ह होता है। ऑप्शन आ सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ढ किस वर्ग में आता है। क वर्ग में, टा वर्ग में या फिर चा वर्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ढ होता है वह टा वर्ग में आता है। ट, ठ, ड, ढ, जो ढ वर्ण होता है वह टा वर्ग में आता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, बच्चे सुंदर लेख लिखते हैं। सही ढंग से बैठकर, लेखनी पकड़ने की विधि सही हो तब, या कलम धीरे धीरे चलाकर। तो फ्रेंड्स बच्चे सुंदर लेख तभी लिख पाएंगे जब वे ठीक प्रकार से बैठे हों, उनको पेंसिल को पकड़ना अच्छे से आता हो और वो धीरे धीरे उसको बनाने की कोशिश करें, तब वह एक सुंदर लेख लिख सकते हैं। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है। तो फ्रेंड्स जो 10 तक के अंक में सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह 9 होती है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है
आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल फ्री सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।